हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पेपर भी जो है वो बड़ा अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर जो था वो बहुत ही आसान था। मतलब पेपर का लेवल कोई ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर मॉडरेट था। पेपर में एक दो क्वेश्चंस थे जो बायोलॉजी में जिनमें आपको ट्विस्ट देखने को मिला होगा। वैसे पेपर था जो उसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर बात करें सेक्शन ए की, तो आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस थे, जिनमें से आपके पास 7 क्वेश्चंस जो थे वो थे एमसीक्यूज और दो आपके पास एजर्शन रीजंस थी। तो जो अगर हम बात करें सबसे पहले सेक्शन ए में, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि एक ना एक क्वेश्चन जो है लाइफ प्रोसेसेस में से डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एंजाइम्स के बेसिस पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसे ही था जिसमें आपसे एंजाइम्स पूछे गए थे। तो अगर बात करें, पहला जो क्वेश्चन था, सिक्रीशंस ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। आपसे पूछा था कि अगर सलाइवा की लेस सेक्रेशन होगी तो किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है सलाइवा के अंदर सैलिवरी एमिलेज होता है, तो जिसने कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करनी है, अगर सलाइवा में सैलिवरी एमिलेज नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होगी। तो ऑप्शन जो सी था इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था वो प्लांट हार्मोन्स के बेसिस पर था। जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड करी थी तो ये क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली प्लांट हार्मोन्स मतलब फाइटो हार्मोन्स के बेसिस पर था। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा था कि द प्लांट हार्मोन हुज कॉन्सेंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट इज। कहते आपको बताया था कि एक हार्मोन ऑक्सिन जो शूट के टिप पर मौजूद रहता है, जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो शेडी रीजन की तरफ मूव कर जाता है और वहाँ पर सेल्स की जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है या डिवीजन होना शुरू हो जाती है। फिर हमें लगता है कि जो स्टेम है वो हमें सनलाइट की तरफ बेंड होती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे वो फोटोट्रोपिज्म को क्या करता था, स्टिमुलेट करता था या करवाता था। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑक्सिन। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से है। इसमें हमें क्वेश्चन जो था वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होती है वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन था कि द करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी थी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर था कि दे पोजेस, उसके पास दोनों स्टेमन एंड पिस्टल होती हैं, या उसके पास स्टेमन होती है या फिर पिस्टल होती है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। या फिर उसके पास या तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। तो फोर्थ था कि दे कांट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन। देखो सीधी सी बात, अगर फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है तो उसके पास दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, मतलब मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, मतलब स्टेमन एंड पिस्टल बोथ। तो पहला पॉइंट बी करेक्ट है। और उसके बाद देखो भैया, तो ऑप्शन सेकंड जो गलत हो गया फिर। तो जो थर्ड ऑप्शन है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और उसमें क्या हो सकती है, क्रॉस। सेल्फ अगर विंड की हेल्प से हुई है तो भी हो सकती है, अगर किसी इंसेक्ट ने करवाई है तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर ये दो डिफरेंट पॉलिनेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एंड 3 जो था वो करेक्ट होना था। तो मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे वही जो मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से परसेंटेज बेस्ड आएगा, तो वो पूछा इन्होंने। इस क्वेश्चन में आपसे इन्होंने बोला कि बोलो F1 जनरेशन में जो राउंड येलो सीड्स आएंगे आफ्टर क्रॉस, तो उनकी परसेंटेज कितनी रहेगी। आपको जीनोटाइप गिवन था कि राउंड ग्रीन सीड वाले पौधे को जब क्रॉस करवाया एक रिंकल्ड येलो सीड वाले प्लांट के साथ, तो F1 जनरेशन में राउंड येलो कितने आएंगे। तो जब भी आप क्रॉस करोगे बेटा तो आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे प्लांट्स ऐसे ही होंगे, ऐसे जीनोटाइप वाले। तो हमें पता चला कि कैपिटल आर कैपिटल वाई की वजह से सारे पौधे क्या हो गए, राउंड येलो। तो 100% हम आपके पास F1 जनरेशन में राउंड येलो पौधे आए थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो था आपका रेस्पिरेशन के बेसिस पर, जिधर आपको वेरियस पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन वाला जो
कॉन्सेप्ट था उसके रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था बच्चों कि आपको एक रिएक्शन दे रखी थी जिसमें आपको पूछा था कि रिएक्शन बताओ कहाँ पर हो रही है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस में होता है। देखो क्वेश्चन में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उस पर ए लेबल करा था। आपको पता है जब भी ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं और ये सेल के कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में होता है। हमें पता है जब पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है वो कब बनता है? जब बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। तो ऑप्शन में क्या था हमारे पास? साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डिफिशिएंट मसल सेल्स। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट यहाँ पर आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फूड चेन के बेसिस पर था। जब मैंने ये चैप्टर आर एनवायरमेंट पढ़ाया था मैंने बड़ा स्ट्रेस दिया था कि फूड चेन के बेसिस पर एक क्वेश्चन आएगा। तो आपसे पूछा गया आपको डिफरेंट फूड चेन या आपसे तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स बना करके दिए गए और पूछा गया कि कौन सा इनमें से फूड चेन में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो पहला था वुल्फ, रैबिट, ग्रास एंड लायन वाला। तो इसमें देखो जो ग्रास है उसको रैबिट खा सकता है, उसको फर्दर वुल्फ खा सकता है, फिर लायन, ये तो ठीक है। फिर आपके पास प्लैंकटन है, फिर मैन है, फिर ग्रास ऑपर, फिश। देखो बच्चों प्लैंकटन जो है वो तो एक्वाटिक बॉडी में मिलेगा तो ग्रास ऑपर उसमें नहीं जा सकता, तो ग्रास ऑपर जो है वो टेरेस्ट्रियल सर्फेस में मिलेगा। तो यहाँ से ये फूड चेन गलत हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड जो आपको ग्रुप बना के दिया था इसमें आप अरेंज कर सकते थे कि ग्रास को खाता ग्रास हॉपर और उसको खाता फर्दर फ्रॉग, फिर उसको खाता स्नेक, फिर उसको खाता कोई हाग। तो ये फूड चेन सही है, ठीक है। तो था इसमें ग्रास, स्नेक एंड वुल्फ टाइगर था। देखो ग्रास को खाने वाला हार्बीवोर यहाँ पर मिसिंग है तो इस वजह से ये फूड चेन कंप्लीट नहीं है। तो फिर इस सभी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा कि हमने बताना है नॉट कंट्रीब्यूट। तो नॉट कंट्रीब्यूट के केस में आएगा बच्चों जो फोर्थ ऑप्शन है वो और सेकंड। तो सेकंड एंड फोर्थ वाला मतलब ऑप्शन डी आपका इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों वो आर एनवायरमेंट में से ही था जो 10% लॉ के बेसिस पर था। यहाँ पर 10% की बजाय इन्होंने ये पूछ लिया कि जो सोलर एनर्जी आती है उसको कितना ट्रैप करते हैं जो प्लांट्स हैं। तो क्वेश्चन था परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट। तो देखो बच्चों जो सिर्फ 1% एनर्जी है वही प्लांट्स जो है केमिकल एनर्जी में यूज करते हैं। मतलब तो सोलर एनर्जी जो भी प्लांट्स लेते हैं उसका सिर्फ 1% वो अपनी केमिकल एनर्जी बनाने में लगाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस में लगाते हैं। रेस्ट जो एनर्जी होती है उनके लिए वो वेस्ट हो जाती है। तो इधर 99% का क्या होना था, उनका वेस्ट होना था, तो 1% ही वो यूटिलाइज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 यहाँ से वेस्ट होता है। देखो सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड, कन्वर्ट कितनी नहीं होती 99, यूटिलाइज कितनी होती है 1। तो यूटिलाइज वाला नहीं पूछा, कितनी नहीं होती ये पूछा। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। पढ़ते हैं अब आगे फिर वही टॉपिक जो मैंने आपको बोला था कि सेक्स डिटर्मिनेशन आपसे पूछा जाएगा। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर असर्शन रीजन में देखने को मिला जिसमें आपसे पूछा गया कि असर्शन था ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमें पता है कि ह्यूमन का जो बच्चा पैदा होता है उसके पास बेसिक जो बॉडी डिजाइन रहता है वो सेम रहता है, बट इट लुक्स, रीजन कहते हैं इट लुक्स एग्जैक्टली वर्ड जो था इसने काम खराब कर दिया, लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशंस। देखिए एग्जैक्टली होता है, कहते हैं जो बच्चा होता है बस बहुत थोड़ी सी जो वेरिएशंस हैं वो आती हैं, तो एग्जैक्टली तो वो सेम नहीं होता। इस वजह से जो रीजन है वो इनकरेक्ट हो गया। तो क्या क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि असर्शन जो है वो करेक्ट है बट रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, फिर वही ओजोन लेयर के बेसिस पर, ये तो ऑफलाइन क्लासेस में काफी बार हुआ था, जिसमें था कि अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू डिप्लीट शार्पली इन 1980। कहते हैं 1980s में ये खराब हुई बहुत ज्यादा। तो कहते हैं इसका रीजन ये बता रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जब कंबाइन करते हैं तो ओजोन बनती है। तो ये तो फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना, ये डिप्लेशन के साथ जाएगा कैसे? डिप्लेशन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है। तो रीजन करेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, असर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो चलिए बढ़ते हैं अब सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। ईच क्वेश्चन वाज कैरिंग 2 मार्क। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो आपसे बडिंग इन ईस्ट के बेसिस पर था, जिसमें आपको डायग्राम्स बना करके बताना था। कल भी डिस्कस किया था हमने, जिसमें आपने बर्ड ग्रो करती हुई दिखानी थी। न्यूक्लियस जो है, डीएनए जो है उसका कंटेंट डबल होकर के फिर दोनों में न्यूक्लियस बनाना था, फिर उसको डिटैच करना था। बस ऐसे डायग्राम बनानी थी आपने। कितना आसान क्वेश्चन था आपके लिए। फिर आपके पास एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें आपको पूछ लिया गया था कि जब कभी ब्लड लॉस होता है तो वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट ब्लड का एक्ट करता है, और ये ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको प्लग करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये पूछा था आपसे। तो इसमें आपने बताना था कि जो प्लगिंग होती है वो इसलिए हम करते हैं सो दैट वहाँ से ज़्यादा एक्सेस लॉस ना हो, और कोई भी हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हैं उस वूंड में से बॉडी में एंटर ना हो, और वहाँ पर जो ब्लड का कंपोनेंट काम करता है या सेल काम करता है या सेल्स काम करते हैं, वो कौन से हैं, प्लेटलेट्स। तो वो कैसे काम करते हैं ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी था, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपसे हायर लेवल का पूछ लिया गया, बट ऑप्शन में आपके पास और क्वेश्चन था। तो यहाँ पर अगर बात करें कि कैसे होती है क्लॉटिंग, ये प्लेटलेट्स होते हैं ना बच्चों ब्लड के, वो क्या करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करते हैं, जिधर से क्या होता है, क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक फिब्रिन का मैश बन जाता है वुंड या इंजर्ड पार्ट में, जिसमें फिर जो सेल्स हैं प्लेटलेट्स वो लॉज हो जाते हैं और क्लॉट जो है वो अच्छे से बन जाता है, तो जिससे ब्लड लॉस जो होता है वो प्रिवेंट होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ऑप्शन में था। ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन था कि भैया बताओ जो प्लांट्स होते हैं उनमें एनिमल्स के कंपैरिजन जो है ट्रांसपोर्ट रिलेटिवली स्लो क्यों रहता है। तो बड़ा ही आसान इसका आंसर होना था। इसका आंसर ये था कि देखो जो प्लांट्स होते हैं उनके पास आपकी तरह जो है प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, उनके पास जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो उतने डेवलप नहीं है जितना आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्ड है। तो ये आंसर था। तो फिर आपके पास था कि स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन ट्रांसपोर्ट। आपको पता है जब भी कभी प्लांट्स के अंदर हम फ्लोएम की बात करते हैं तब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो मतलब फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनेगा तो उसको सब जगह हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना फ्लोएम का काम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था कि भाई बताओ अगर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स की अमाउंट बढ़ जाएगी सॉइल में तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या क्या एडवर्स इफेक्ट रहेगा। तो जस्टिफाई करना था आपने अपना आंसर। तो इसमें सिंपल सी बात थी, आपने बताना था कि अगर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स बढ़ेंगे तो सॉइल में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है पीएच बढ़ने की वजह से क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल में से जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है सॉइल पॉल्यूट होने की वजह से एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होगा। तो यही बताना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से था, जिसमें से आपको प्लांट मूवमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन था, जिसमें से आपको पूछा गया कि ना तो प्लांट्स के पास कोई मसल्स होते हैं ना ही नर्वस सिस्टम होता है, तो फिर भी वो कैसे किसी न किसी स्टिमुली को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जैसे अगर टच मी नॉट प्लांट या जिसको छुई मुई बोलते हैं, कि उसको अगर टच करते हैं तो वो अपने जो पत्ते होते हैं उनको फोल्ड कर लेता है। तो कहते पहला क्वेश्चन ये था, हाउ इज द इंफॉर्मेशन, कहते जो उनमें टच मी नॉट प्लांट है उसमें जो ये इन्फॉर्मेशन बाहर से आई टच करने पर वो कैसे आई। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि केमिकल की वजह से हुई थी। तो ये जस्ट क्या थी, एक ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट था, तो केमिकल्स की वजह से हुआ है। हमें पता है प्लांट्स के पास फाइटो हार्मोन्स तो होते हैं, बट उनके पास कोई नर्वस सिस्टम या फिर ग्लैंड्स नहीं होते, ना ही उनके पास कोई मसल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इनेबल्स द प्लांट सेल्स टू ब्रिंग आउट द ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स। कहते जो हम प्लांट्स में चेंजेस देख पाते हैं वो चेंजेस प्लांट्स में कैसे आते हैं, वो उनके अंदर केमिकल्स की वजह से ही आते हैं। यही आपने बताना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट द मूवमेंट मेंशन्ड अबव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स इन अ पी प्लांट। अबव मतलब जो टच मी नॉट प्लांट है उसके अंदर जो मूवमेंट हुआ है वो कहते हैं कैसे डिफरेंट है जो मूवमेंट पी प्लांट के अंदर जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स से बनते हैं ना टेंड्रिल्स, उनमें जो मूवमेंट है उससे वो कैसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आपने बताना था कि जो टेंड्रिल्स बनती हैं पी प्लांट के अंदर, वो जब भी उनको किसी चीज़ का सहारा मिलता है ना तो वो उसके कांटेक्ट
में आने की वजह से बनती हैं, तो मतलब टच की वजह से उसके अराउंड वो मूव कर जाती हैं। तो ये डायरेक्शन में हुआ है, जिधर से उसको कांटेक्ट मिला उसी डायरेक्शन में उसने टेंड्रिल ने ग्रो करना शुरू कर दिया, तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है सिग्नल। तो ये क्या हुआ, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट हुआ। अगर वहीं पर बात करें टच मी नॉट की, वहाँ पर जिधर से उसको टच मिला सिग्नल सेम है, बट यहाँ पर क्या है, उसने अपने पत्ते जो फोल्ड करे, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बस मूवमेंट हुई है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये एक थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है। बस इतना आपने बताना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्रोमोसोम क्या था। मैंने कल और परसों के लेक्चर में बताया था कि जब डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ऐसे घूमा होता है और फिर उसको फर्दर उसका जो क्रोमेटिन बनता है उसको और ज़्यादा फोल्ड कर दें तो वो क्या बन जाता है, जब क्रोमेटिन अपनी कंडेंस्ड फॉर्म में होती है न्यूक्लियस के अंदर तो उसको हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। बस इतना आपने बताना था। उसके बाद आपके पास क्या था क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीशीज इज इंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो उनके अंदर डीएनए का जो कंटेंट है वो स्टेबल कैसे रहता है, ये बताना था। तो हमें पता है कि हर बार क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो हमें कैसे मिलता है कि हमें अपने दोनों पेरेंट्स से मिलता है, मतलब फादर से भी और मदर से भी। तो हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक इंडिविजुअल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो जब गैमीट्स बनते हैं तो 23 एक में से क्रोमोसोम पास होंगे और 23 दूसरे पेरेंट में से पास होंगे। तो 23 जब दोबारा कंबाइन करेंगे तब जाकर के 46 दोबारा बनेगा। तो मतलब जितना एक इंडिविजुअल के पास था उतना ही उसके फर्दर जनरेशन में उसके बच्चे के पास देखने को मिला। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पहले क्या हुआ था, जब गैमीट्स बने थे तब मायोसिस की वजह से कम हुआ था, मतलब रिडक्शनल डिवीजन की वजह से वो गैमीट्स में रिड्यूस हुआ था, मतलब हाफ हो गया था, बट फिर जाइगोट बन करके वो रीएस्टैब्लिश हो गया। तो ये है कि कैसे जो है वो स्टेबिलिटी डीएनए कंटेंट की बनती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। सेक्शन डी बहुत आसान था बच्चों आपके लिए, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 में 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्दर पहले जो पार्ट की अगर बात करें उसमें भी आपसे 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा था। जो पहला क्वेश्चन था वो था आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को मतलब उनके फंक्शंस को बताना था। तो आपसे ओवरी का फंक्शन पूछा था बच्चों, तो फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा था, यूटेरस का काम पूछा था। ओवरी में एग फॉर्म होते हैं, मतलब फीमेल गैमीट्स बनते हैं, ये बताना था। फैलोपियन ट्यूब में बच्चों फर्टिलाइजेशन होती है, ये बताना था। यूटेरस में बच्चों इम्प्लांटेशन होती है, ये बताना था। ये मैंने कल ही आपको बताया था। और जो पार्ट सेकंड था इसका, इसमें क्या था कि स्टेट 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय ह्यूमन मेल। कल ही बताया था कि सारे के सारे बताए थे आपको कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनमें अगर हम मेल के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो वो यूज़ कर सकते हैं वो अगर बताएं, बैरियर मेथड में आप कॉन्डम्स की बात कर सकते थे, वहीं पर जो सर्जिकल मेथड था वहाँ पर आप वेसिकेटॉमिक की बात कर सकते थे। कितने आसान क्वेश्चंस थे देखो। मेरे को लगता है सभी बच्चों का जो पेपर होगा वो बायोलॉजी वाला सेक्शन बहुत अच्छा हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और में था जो भाई बड़े कमाल का था। इसमें तो आपसे डायग्राम में जस्ट यही पूछा था कि बस आइडेंटिफाई करके बता दो कौन सी चीज़ें हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस पूछा था। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब एक ही फ्लावर के एंथस से उसी के स्टिग्मा पर जो पोलन ट्रांसफर हो जाए तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में ये था जब 2 डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर एक के स्टिग्मा पर दूसरे के एंथर से पोलन आए तो वो थी क्रॉस पॉलिनेशन। ये एक ही प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकती थी और 2 डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकती थी, तो ये थी क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपके लिए, आइडेंटिफाई करो ए क्या था स्टिग्मा, बी क्या था पोलन ट्यूब, सी क्या था बेटा एग। कितना सिंपल आपके लिए पूछ रखा था, सिर्फ और सिर्फ आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बस 3 जो पार्ट्स थे वही बताने थे।
बच्चों नेक्स्ट आपके पास सेक्शन ई में जो केस स्टडी थी, कितना आसान यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पूछ रखा था, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चन पूछ रखे थे। बस थोड़ा सा इसमें जो ट्रिकी इन्होंने करने की कोशिश करी वो क्या थी, वो यही था कि इन्होंने यहाँ पर आपके लिए जो स्पेसिफिकली प्लांट्स पूछ लिए ना कि कौन से प्लांट्स हैं, वहाँ पर बच्चे मेरे को लगता है डेजर्ट प्लांट की वजह से कन्फ्यूज हुए होंगे। सिंपल था, वही जो आप नॉर्मल करते हो ना वही एब्जॉर्प्शन नॉल यही करना था। आपके लिए जो केस स्टडी थी इसमें बस यही बताया गया था कि जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उनके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी बनाता है। तो फिर आपके लिए था कि भाई देखो जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी के लिए ज़रूरी हैं, सो दैट आपकी बॉडी में कोई जब भी कोई डैमेज होता है या कोई ब्रेक डाउन होता है सेल्स का या टिश्यूज़ टूटते हैं तो उनमें उनको बचाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो कहते फिर जो विच इज़ ऑब्टेन्ड, कहते जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, जैसे कि कहते फूड बनाना ऑटोट्रोफ्स के केस में, ठीक है, मतलब प्लांट्स के केस में कहते उन जो ऑटोट्रोफ्स हैं जिनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं उनके केस में भी वो क्या करते हैं अपनी एनर्जी जो है वो बनाते हैं अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड। देखो ऑटोट्रोफ से ही पता चल गया कि ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है जो ऑटोट्रोफ्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो बच्चा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट आपके पास था राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द अबव प्रोसेस। केमिकल इक्वेशन कितनी आसान थी, मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल में आपको बताना है कि प्लांट्स जो है वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल में से रूट्स की हेल्प से वाटर लेते हैं और क्लोरोफिल की हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर बना लेते हैं ग्लूकोज एंड जो बाय प्रोडक्ट निकलता है जो उनका वेस्ट होता है ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में। तो ये क्या थी, ये थी ओवरऑल रिएक्शन। तो इससे आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, उसके बाद आपके लिए 2 नंबर में जो इसी का पार्ट था क्या था वो कि आपने बताना था कि प्रॉपर जो सीक्वेंस है इवेंट्स की वो क्या रहेगी डेजर्ट प्लांट में। कितना आसान था, इसमें बस आपने वही बताना था। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एंड डार्क फेज होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस है इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो प्लांट की क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी। तो इन प्लांट्स में भी जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों क्या किया जाएगा, फिर वही के सारे जो प्रोसेसेस रहेंगी मतलब रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके क्या बनाया जाएगा, फूड जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बस इतना ही आपने बताना था इसमें। उसके बाद क्या था आपके पास, एक्सप्लेन गिविंग जो ऑप्शन में था, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस व्हाट हैपेंस टू द रेट एट विच ग्रीन प्लांट्स विल प्रिपेयर फूड। कहते अगर क्लाउडी वेदर में जो फोटोसिंथेसिस है उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों देखो सनलाइट प्रॉपर नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। फिर उसके बाद है कहते अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाए डस्ट की वजह से, अगर बेटा स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएंगे तो गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक नहीं कर पाएंगे प्लांट्स और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस अगेन स्लो डाउन हो जाएगी। बस इतना आपने बताना था। तो यहाँ तक आपका पूरा बायोलॉजी का जो पेपर था बड़ा ही आसान था। टोटल 30 मार्क्स का पेपर जैसे मैंने बोला था वही हुआ, 30 मार्क्स का पेपर आपको देखने को मिला। तो अगर आपके लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो थे वो हेल्पफुल थे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।